एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके विद आर्या में। आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र जीएस सामान्य अध्ययन का पॉइंटर, जिसमें से हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग आज पढ़ेंगे जीव विज्ञान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान की उपशाखाएं। जीव विज्ञान की उपशाखाएं देखते हैं। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, तो जूलॉजी में अध्ययन किया जाता है जीवित एवं मृत जानवर दोनों का, मतलब सजीव और जो जानवर जो जीवित होते हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है और जो मृत जानवर होते हैं उनका भी अध्ययन जंतु विज्ञान जूलॉजी में किया जाता है। आगे देखते हैं। सही सुमेलन है, तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। वंशागति जेनेटिक्स। पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी में किया जाता है। जीवाश्म का अध्ययन पैलियोबायोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। फूलों के अध्ययन को कहते हैं, तो फूलों के अध्ययन जिसमें करते हैं उसको क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटमोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटमोलॉजी। विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, तो जनांकीकी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं, तो एथनोलॉजी कहते हैं। जो संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है जिसमें, तो उसको इथनोलॉजी कहते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं बायोनिक्स। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन को इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं बायोनिक्स। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं पादप जीवाश्मों का। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं पादप जीवाश्मों का। फॉसिल्स प्लांट्स का। अब रेशम कीट पालन को कहते हैं तो सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। मधुमक्खी पालन का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं एपीकल्चर। सही सुमेलित है, देखेंगे। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती एग्रोनॉमी। सब्जियों की खेती ऑलेरिकल्चर। फलों की खेती पोमोलॉजी। पीसीकल्चर मछली पालन। हॉर्टिकल्चर बागवानी फूल फल सब्जी की कृषि। आगे देखते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं, तो ओलेरिकल्चर कहते हैं। सही सुमेलित है, देखेंगे। लेक्सिकोग्राफी में शब्दकोश का संकलन संयोजन होता है। फिलोलॉजी में भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन किया जाता है। आइकोनोग्राफी में प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन किया जाता है। विटिकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है, तो अंगूर। कीट संवर्धन है, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, तो वर्मी कल्चर में अर्थवर्म का प्रयोग करते हैं। जेरेंटोलॉजी संबंधित है, तो वृद्धों के अध्ययन से संबंधित है जेरेंटोलॉजी। वृद्धों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। आगे देखेंगे। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं, तो जेरेंटोलॉजी। जेनेटिक्स अध्ययन है, तो आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है जेनेटिक्स। पेडोलॉजी संबंधित है, तो मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है पेडोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। साइकोलॉजी मनोविज्ञान फिजियोलॉजी पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में से बेमेल है, तो इसमें तो फिजियोलॉजी पैथोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी एक है, लेकिन साइकोलॉजी अलग है जो मनोविज्ञान का अध्ययन करता है, तो साइकोलॉजी अलग है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन है। बिना मृदा के जो पादपों का संवर्धन किया जाता है तो वो हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। जैव विकास देखेंगे अगला चैप्टर। दिए गए युग्मों के सही कालक्रम को चुने, जो सबसे पुराना है वह पहले आएगा, तो पैलियोसिन इयोसिन ओलिगोसिन मायोसिन प्लायोसिन प्लास्टोसिन होलोसिन। पैलियोसिन इयोसिन ओलिगोसिन मायोसिन प्लायोसिन प्लास्टोसिन होलोसिन।
मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से प्राचीन आदि पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी। तो आदि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस अनुपस्थित थी। सही कथन है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये पूरा 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ है पृथ्वी पर जीवों का उद्गम। नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा तथा युग्लिना में से पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरित शैवाल। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर। विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे चार्ल्स डार्विन ने। पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी गई है। तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन की है। जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। तो जीव विकास एवोल्यूशन को सबसे पहले लैमार्क ने समझाए थे। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डी व्रीज ने किया। सही सुमेलित है। देखेंगे विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम ने दिया। ओपेरान अवधारणा जैकब और मोनोड ने दिया। आगे विकास का मुख्य कारक है तो प्राकृतिक वर्ण। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने से स्पष्ट किया जाता है। तो ये अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से जिस अंग का उपयोग होता है या अधिक होता चला जाता है तो उस अंग का विकास हो जाता है, और जिस अंग का प्रयोग नहीं हुआ या कम हुआ तो वो धीरे धीरे से नष्ट होता जाता है, विलुप्त हो गया। तो यही दिया है अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने का सिद्धांत जो लैमार्क ने दिया था। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भारत से विलुप्त हो गई थी, तो चीता के बारे में बोला जाता है, वह भारत से विलुप्त हो गया था। हाल ही में भारत ने प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए। चीता हमारे देश से, इंडिया से विलुप्त हो गया था, तो प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए थे, जो 8 लाए गए थे, अभी और भी आए हैं। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है तो क्रो मैग्नान मानव। शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में आता है तो एक आदि मानव जाति स्पीसीज के संदर्भ में। आर्कियोप्टेरिक्स है तो आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की कड़ी है तो सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स। मैमथ पूर्वज है तो मैमथ हाथी का पूर्वज है। डायनासोर थे तो डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप हैं, मेसोजोइक सरीसृप थे। डायनासोर रहे मेसोजोइक युग में, डायनासोर मेसोजोइक युग में थे। जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में सही अनुक्रम है तो सैलामेंडर, अजगर और कंगारू, ये सही क्रम दिया है, सैलामेंडर, अजगर और कंगारू। आगे देखेंगे वर्गीकी। वर्गीकी के बारे में देखेंगे। उच्च से नीचे क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है तो पादप जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। क्या क्रम है? पादप जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी का समूह कहलाता है तो जाति, स्पीसीज। आपका कोई भी एग्जाम है और कम समय बचा है आपके एग्जाम्स में, आपको रिवीजन करना है तो आप यहाँ से अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं अपना। घटना चक्र की अगर मोटी वाली बुक नहीं पढ़ पाए हैं या पढ़े या रिवीजन नहीं कर पाए हैं उसका, तो ये घटना चक्र जीएस पॉइंटर आप वहाँ अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है तो सबसे अधिक कीटों की संख्या है। कथन दिया है, कारण दिया है, देखेंगे। अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। सभी एक कोष, कारण क्या है? सभी एक कोष के जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो कारण, कथन और कारण दोनों सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी कथन का कारण सही स्पष्टीकरण किया गया है। आगे चलते हैं। बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है
तो बीजाणु निर्माण द्वारा स्पोर फॉर्मेशन होता है फर्न में, कवक में और शैवाल में। फर्न, कवक, शैवाल आदि में। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। सही कथन देखेंगे। गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है तथा उपास्थि सब मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। आगे, स्टार फिश, साफ फिश, पाइप फिश तथा गिटार फिश में से वह जो मछली नहीं है, तो स्टार फिश मछली नहीं है। आगे, रजत मीन, क्रेफिश, जेलीफिश तथा कैटफिश में से वह जो वास्तविक मछली है, तो इसमें से कैटफिश वास्तविक मछली है। स्टारफिश, जेलीफिश, हैगफिश तथा समुद्री घोड़ा में से वह जो वास्तविक रूप से मछली है, तो इसमें से समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से मछली है। सबसे बड़ा स्तनपायी है, तो व्हेल सबसे बड़ा स्तनपायी है। व्हेल प्राणी है, स्तनपायी वर्ग का प्राणी है। शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस तथा व्हेल में से स्तनपायी है, तो व्हेल है, स्तनधारी है व्हेल। आगे, फिनबैक व्हेल, ब्लू बैक, स्पर्म व्हेल तथा हम्प बैक व्हेल प्रजातियों में से दांत वाली व्हेलों में विशालतम है, तो स्पर्म व्हेल विशालतम है। एकिडना, कंगारू, शाही तथा व्हेल में से वह जो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है, तो एकिडना अंडा देता है और सीधा बच्चा नहीं देता है, अंडा देता है एकिडना। लॉरिस, कंगारू, हैजहॉग तथा एकिडना में से वह स्तनधारी जो अंडा देता है, तो ये एकिडना स्तनधारी है जो कि अंडा देता है। आगे, सही सुमेलन है, देखेंगे। एशियाई जंगली गधा, इक्कस, हेमियोनस, बारहसिंगा का वो नाम दिया गया है। रूसवर्स, दुआउसेली, चिंकारा का गजेला बेनेट्टी, नीलगाय का बोस्लाफस ट्रेगो कैमेलस। चीता का वैज्ञानिक नाम पैंथरा पार्डस। ये सभी का वैज्ञानिक नाम यहाँ, और चीता का वैज्ञानिक नाम पैंथरा पार्डस। निम्नलिखित में सही कथन देखेंगे। सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है। अधिकांशतः अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। नर सिंह की तरह नर तेंदुए भी गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित करते हैं। आगे कथन दिया है। शिशुधानी स्तनी मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। कथन सेकंड, शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। तो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है। ये वाला सही है। शिशुधानी स्तनी मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते, ये सही है। शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं, ये गलत है। सही सुमेलित है। तो पंखहीन कीट, रजत मीनाभ, उड़ान रहित पक्षी, कीवी, अपाज सरीसृप, सर्प, फुफ्फुसविहीन प्राणी, मत्स्य। कीवी है तो उड़न अक्षम पक्षी जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। तो कीवी एक पक्षी का नाम है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये उड़ नहीं पाता है, तो इसे उड़न रहित कहते हैं। उड़ने वाला स्तनपायी है, तो उड़ने वाला स्तनपायी चमगादड़ है। उड़ने वाले जीवों में से वह जो पक्षी वर्ग में नहीं आता, तो चमगादड़। गोल्डन मैसिव, इंडियन नाइट जार, स्पून बिल तथा व्हाइट आइबिस में से पक्षी नहीं है, तो गोल्डन मैसिव पक्षी नहीं है। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा तथा समुद्री सिंह में से स्तनधारी है, तो समुद्री गाय एवं समुद्री सिंह स्तनधारी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो स्तनी में। सील है एक स्तनपायी, सील है एक स्तनपायी। मछली, कबूतर, मेढक तथा तिलचट्टा में से वह जीव जो अपनी त्वचा से सांस लेता है, तो मेढक अपनी त्वचा से सांस लेता है। मेढक है तो कोल्ड ब्लड एनिमल, मेढक है कोल्ड ब्लड एनिमल। मेढक के कायांतरण में आंत छोटी हो जाती है, मेढक के कायांतरण में आंत छोटी हो जाती है। हाइड्रा, तिलचट्टा, केचुआ तथा मछली में से वह जीव जिसमें रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं, तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता है लेकिन वो सांस लेते हैं। एक परजीवी से दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं, तो उपपरजीविता, हाइपर पैरासिटिज्म। विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा एवं बैक्टीरियोफेज में से सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो माइकोप्लाज्मा है।
ऑक्टोपस है तो एक मृदुकवची मोलस्का है। मोलस्का समूह का है ऑक्टोपस। सबसे बड़ा अकशेरुकी है तो कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी है। केकड़ा, बरूती, बिच्छू तथा मकड़ी में से वह जीव जो अन्य 3 जीवों का वर्ग नहीं है तो केकड़ा। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है तो कुक्कुटों की एक किस्म है व्हाइट लेग हॉर्न। टीक और माइट वास्तव में होते हैं तो मकड़ी वंश के हैं टीक और माइट। जुगनू होता है एक कीट। जीव सिकाडा, साइकेडा, मंडूक फुदक, फ्रॉग हॉपर और ताल विसर्पी पॉन्ड स्केटर है तो कीट है इंसेक्ट। मकड़ी कीट से भिन्न होती क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे। तितली, तिलचट्टा, मच्छर तथा मकड़ी में कीट नहीं है तो मकड़ी कीट नहीं है। घरेलू मक्खी, खटमल, मच्छर और मकड़ी में से कीट नहीं है तो मकड़ी कीट नहीं है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है तो गौसमीर, गोसामर रेशम जो मकड़ियों से प्राप्त होता है। सही कथन है, देखेंगे। फीता कृमि उभयलिंगी है। गोल कृमि में अलग अलग लिंग होते हैं। फाइलेरिया सूत्रकृमि से होता है। गिनी कृमि सूत्रकृमि है। आगे केचुआ, जेलीफिश, सहस्त्रपादी, मिलीपीड, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स और काष्ठयुका वुडलाइस में से वे जीव जो अपरदहारी डेट्राइटिवोर हैं तो केचुआ, सहस्त्रपादी, मिलीपीड और काष्ठयुका वुडलाइस। असलकमीन, कैटफिश, अष्टभुज ऑक्टोपस, सीप ऑयस्टर और हवासील पेलिकन में से वह जीव जो निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर है तो सीप ऑयस्टर। आगे निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कैराबिड बीटल्स, कांतर, सेंटीपीड्स, मक्खियाँ, दीमक, बर, वास्पस उपयुक्त जीवों में से जिसमें परजीव्याप जातियाँ पैरासिटाइड स्पीसीज पाई जाती हैं। कैराबिड बीटल्स, मक्खियाँ एवं बर, वास्पस में वह ग्रुप जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर नॉक्चर्नल होते हैं तो मच्छर, चमगादड़, उल्लू। मच्छर, चमगादड़, उल्लू। निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए। सिंगपुच्छी मकाक, मालाबार सिवेट, सांभर हिरण। उपयुक्त में से जितने आमतौर पर रात्रिचर है या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं, केवल एक, मालाबार सिवेट। पेंगुइन, व्हेल, ऑटर तथा कछुआ में से नृशंस प्राणी हैं। ऑटर उदबिलाव। एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को वह गुण जो मनुष्य को अभी अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है तो जानने की इच्छा प्रकट करना। गिबन, गोरिल्ला, लंगूर और ओरंगुटान में से कपी नहीं है तो लंगूर कपी नहीं है। मानव सदृश लघुत्तम कपी है तो गिबन। यह जंतु किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है तो ओरंगुटैन। गाय, बकरी, भेड़ तथा हिरण कुल में से नीलगाय आती है तो नीलगाय हिरण कुल में आती है। हिरण, गीदड़, जेब्रा तथा घोड़ा में से वह जंतु जिसमें खुर नहीं पाए जाते हैं तो गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। छिपकली, तिलचट्टा, घरेलू खटमल तथा मच्छर में से वह जीव जिसका रक्त सफ़ेद होता है तो तिलचट्टा का रक्त सफ़ेद होता है। मेढक, केचुआ, सर्प और मोर में से लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है तो केचुआ कणिका विहीन जंतु है। वह जंतु जिसे भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है तो केचुए को भूमि का कृषक जोतने वाला कहा जाता है। शार्क मछली में होती है तो शार्क मछली में कोई हड्डियां नहीं होती हैं तो यहाँ शून्य हड्डियां दिया है। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है तो रीछ होता है। कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है तो ये गलत बात है, गलत दिया हुआ है। कुत्ता एक मांसाहारी है। डिंगो, एल्सेशियन, डाल्मेशियन तथा लेब्राडोर श्वान उपजातियों से भौंकने में असमर्थ है तो डिंगो। पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का भालू है तो जिस कुल का भालू है उसी कुल का पांडा भी है। चींटी, हाथी, डॉल्फिन तथा मानव में से वह जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है तो चींटी का।
चींटी का मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है। आगे, वह जीव जिसकी कुछ प्रजातियां कौकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं, तो चींटी की। जब चींटियां काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती हैं फार्मिक अम्ल। जब चींटी काटती है तो हमें उस जगह पे जलन महसूस होने लगती है, तो वहाँ पे फार्मिक अम्ल छोड़ देती है चींटी, इसीलिए जलन महसूस होती है। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं। केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती है, मादा पौधे का रस चूसती है, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तो इनमें से दूसरा और पांचवा सही है। केवल नर रक्त चूसते हैं, नहीं, गलत बात है। मादा रक्त चूसती है, ये सही है। मादा पौधे का रस चूसती है, नहीं, ये गलत है। मादा तो मनुष्य का रक्त चूसती है। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, ये भी गलत है। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, हाँ, मादा के डैने बड़े होते हैं क्योंकि वो रक्त चूसती है। तो दूसरा और पांचवा सही है। आगे, मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अधः स्तर के साथ एक कोड़ पर। हाजक, हेजहॉग, सैलमूसक, मार्गमार्ट और वज्रसल्क पेंगोलिन में से वे जीव जो परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद्य अंगों की रक्षा करते हैं, तो जाहक और वज्रसल्क। बंदर, मगर, मछली तथा मेढक में से 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, तो मेढक में 3 प्रकोष्ठ हृदय होता है, 3 कक्षी हृदय होता है मेढक में। त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है, तो उभयचरों में त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है। पित्ताशय नहीं होता है, तो घोड़ा में, चूहा में, ऊंट आदि में पित्ताशय नहीं होता है। ये सब आप लोग याद कर लीजिए कि इसमें से क्वेश्चन बनता है और बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन बनता है, तो गलत ही हो जाता है, याद नहीं होता है तो ये याद कर लीजिए। आगे, मोलाक, ऊंट, जेब्रा तथा न्यूरोमैटिक्स में से वह प्राणी जो अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेता है, तो ऊंट अपनी आंत में, अपनी कुबड़ में वसाओं का संग्रह कर लेता है, जल का संग्रह कर लेता है, जिससे महीनों महीनों तक वो उपभोग करता है उसका। आगे, जिराफ, ऊंट, कंगारू तथा कंगारू चूहा में से वह जो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है, तो कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। कंगारू चूहा, जिराफ, गिलहरी तथा कौवा में से वह जो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है, तो कंगारू चूहा ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। सर्पों की विष ग्रंथियां समांग है, तो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के। सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है, तो जंबिका मैक्सिलरी दंत के। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला बनाता है क्योंकि यह अंड प्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। कौन? किंग कोबरा। किंग कोबरा सर्प का विष होता है, तो तंत्रिका विषी होता है। वह सर्प जिसका भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है, तो नागराज। कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक और अजगर में से वह सांप जो जहरीला नहीं है, तो अजगर जहरीला नहीं है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तितली, मत्स्य, मंडूक, मेढक। उपयुक्त में से विषाक्त जातियां हैं, तो सभी तीनों विषाक्त जातियां हैं। चट्टानों पर उगने वाले पादप कहलाते हैं, तो शैलोद्भिद। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोद्भिद। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में इसकी कमी होने से उगते हैं, नाइट्रोजन। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होने से कीटभक्षी पौधे उगते हैं। पैसन फ्लावर पादप घटपर्डी, रात की रानी, नाइट क्वीन तथा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट में से कीटाहारी पादप है घटपर्डी। निक्टेंथिस, निलुम्बो, न्यूकोटियाना तथा निपेंथिस में से एक कीटभक्षी पौधा है, तो निपेंथिस एक कीटभक्षी पौधा है। निपेंथिस एक कीटभक्षी पौधा है। घटपर्डी के स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण तथा पर्णवृंत भागों में से वह जो घट में रूपांतरित होता है, तो पत्ता घट में रूपांतरित होता है। नेपेंथिस खासियाना घटपर्डी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। नेपेंथिस खासियाना घटपर्डी वाला दुर्लभ जो पौधा है वो मेघालय में पाया जाता है।
सही सुमेलित है देखेंगे। इष्ट केड़वन कैसीन दुग्ध प्रोटीन है। एलोरा आवृतबीजी है। घटपर्णी एक कीड़भक्षी पौधा है। अमरबिल तना परजीवी है। चंदन जड़ परजीवी है। आर्किड अधिपादप है, एपीफाइट। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, बनता है किसी किसी एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। अमरबेल क्या है, तना परजीवी है या जड़ परजीवी है, तो तना परजीवी है। घटपर्णी कीड़भक्षी पौधा होता है जो नाइट्रोजन की कमी जिस भूमि में रहती है तो वहाँ कीड़भक्षी पौधा उगता है। एलोवेरा आवृतबीजी है। कैसीन एक दुग्ध प्रोटीन है। इष्ट किड़वन। चंदन एक जड़ परजीवी है। आर्किड अधिपादप है। ये प्रश्न तो न जाने कितनी बार बना है, आर्किड अधिपादप है, तो आप लोग याद कर लीजिए। पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो तना से हल्दी प्राप्त होती है। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं तो राइजोम। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा है तो प्रकंद, राइजोम, जिसको हम खाते हैं। हल्दी पौधे के इस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होती है तो भूमिगत तने से अर्थात प्रकंद से। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है तो ड्रूप। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं भिन्नकाल पक्वता। आलू, शकरकंद, बंडा तथा जिम्मीकंद अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से रूपांतरित जड़ है, तो रूपांतरित जड़ है शकरकंद। गन्ना, अदरक, आलू तथा शकरकंद में से वह जिसका संग्रह अंग तना नहीं है, तो शकरकंद का संग्रह अंग तना नहीं है क्योंकि शकरकंद जड़ है, रूपांतरित जड़ है। सलजम, अदरक, गाजर तथा शकरकंद में से वह जो तना है, तो इसमें से अदरक तना है, सलजम, गाजर, शकरकंद ये जड़ है। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। सरसों, गेहूं, धान तथा मक्का में से वह फसल जिसकी रोपाई की जाती है, तो धान की रोपाई की जाती है। आगे देखते हैं, सही सुमेलन है प्रकंद, अदरक, स्तंभकंद आलू है, सल्ककंद लहसुन है, घनकंद जिमीकंद, सूरन को घनकंद कहते हैं। जिमीकंद सूरन क्या है, घनकंद है। आगे देखते हैं, गाजर, शकरकंद, नारियल तथा आलू में से रूपांतरित स्तंभ है, तो आलू एक रूपांतरित स्तंभ है। आलू है एक कंद, ट्यूबर। मटर पौधा है तो साग, मटर पौधा है साग। आगे निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए। मूंगफली, कुल्थी, हॉर्स ग्राम, सोयाबीन। तो उपयुक्त में से जो मटर कुल फैमिली के हैं, तो तीनों मटर कुल फैमिली का है। मूंगफली भी, कुल्थी भी और सोयाबीन भी मटर कुल फैमिली का है। लौंग है तो लौंग बंद कलियां हैं। जीरा, लौंग, काली मिर्च तथा हल्दी में से वह जो पुष्पकलिका होती है, तो लौंग पुष्पकलिका है। अंतस्थ कली, सहायक कली, फूल कली तथा वनस्पति कली में से लौंग निरूपण है, तो फूल कली का निरूपण है लौंग। लौंग प्राप्त होते हैं शुष्क पुष्प कली से। सही सुमेलित है देखेंगे। अदरक राइजोम है। केसर पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र है। अफीम अधपका फल है, डूडी। सन है तना। आगे केसर होता है सूखा मिश्रण है फूल के बीज बनाने वाले भागों का। सही सुमेलित है देखेंगे। अदरक प्रकंद है। प्याज मांसल पड़ है। आलू रूपांतरित तना कंद है। नारियल भ्रूणपोष है। तो अदरक क्या है, अदरक एक प्रकंद है। प्याज मांसल पड़ है। आलू रूपांतरित तना है कंद। नारियल है भ्रूणपोष। तना, बीज, जड़ तथा फल में से आलू का खाने योग्य भाग होता है, तो आलू का खाने योग्य भाग है तना। आलू, मूली, भिंडी तथा शकरकंद में से एक फल है, तो भिंडी एक फल है। सेब, अंगूर, खजूर तथा आलू बुखारा में से सच्चा फल नहीं है, तो सेब सच्चा फल नहीं है। पादप कली है तो एक भ्रूणी या टहनी है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है, तो सल्फर यौगिक है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है सल्फेनिक अम्ल। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो पुष्प सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, तो कैप्सेसिन की उपस्थिति है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के जिस चरण में वाणिज्यिक तंतु फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है वह है तो कोशित प्यूपा है। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं शहतूत की पत्तियां।
रेशम, शहद, लाख तथा मोती में से वह जो कीटों से प्राप्त नहीं होता है, तो मोती कीटों से प्राप्त नहीं होता है। लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनोबीजाणु तथा डायटम में से जीवों का वह समूह जिसके डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, तो डायटम के प्रयोग होता है। शहतूत का फल है सोरोसिस, शहतूत का फल है सोरोसिस। सन, पटसन, जूट तथा कपास में से वह जो पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, तो कपास पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। बौना गेहूं, संकर मक्का, ट्रिटिकेल तथा सोयाबीन में से वह जो मानव निर्मित धान्य अनाज है तथा जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है, ट्रिटिकेल। आगे, मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है, तो ट्रिटिकम ड्यूरम है। कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों ऑयल सीड मस्टर्ड की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि इनके तेल में इरुसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। आगे, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा। स्पॉन्जी टिश्यू, स्पंजियों तक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित हो रहा है वह है तो अल्फांसो प्रजाति। कथन कारण देखेंगे। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। क्या कारण है? इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है, तो ए सही है, आर गलत है। ये जीवित एवं मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। ये फूल देने वाली, फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। आगे, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में उपयुक्त कथनों में से सत्य है, तो इसमें से कोई भी सत्य नहीं है। कथन दिया है मरुस्थलीय पौधे की जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। क्या कारण है? मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, तो ए सही है, पर आर गलत है। मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। पानी की खोज में, मरुस्थल में पानी की कमी होती है तो पानी की खोज में जड़ें लंबी हो जाती हैं। मरुस्थल में फ्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें मूसला जड़ें होती हैं। शुष्क जलवायु की भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं मरुद्भिद। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं मांसल। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहते हैं? हैलोफाइट। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को कहते हैं लवण मृदोद्भिद। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिया है, देखते हैं। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है, ये सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है, ये सही नहीं है। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट्स कहलाते हैं, नहीं। सुसुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है, ये सही है। तो पहला और चौथा सही है। इसमें यहाँ दिया है केवल 1 और 4 सही है। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है यांत्रिक अवलंबन के लिए। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण करते हैं जड़ों के बालों से। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम है जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर कहलाते हैं स्थलीय निवासी। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है अपघटन। सही सुमेलन है, देखेंगे। स्वजीवी उत्पादक, परोपजीवी उपभोक्ता, मृतोपजीवी विबंधक, तृणभक्षी प्राथमिक उपभोक्ता। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप, कॉपीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम और फोरामिनीफेरा में से वे जीव जो महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक है, तो साइनोबैक्टीरिया और डायटम। आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो मीथेन के। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, तो वातक तंत्र से। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है।
जल से बाहर निकाल ली जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है तो गलफड़े द्वारा होता है। मछलियां श्वसन करती हैं गिल्स द्वारा। सेब के फल में लाली का कारण है तो एंथोसायनिन के कारण। टमाटर का लाल रंग कारण है लाइकोपीन के कारण। पपीते में पीले रंग का कारण है कैरिका जैंथिन। हाल में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है। उसके फल का गूदा नारंगी रंग का होता है। यह भारत के जिस भाग में खोजी गई है वह है तो अंडमान द्वीप में खोजी गई है। आगे देखते हैं। जीवित प्राणियों का वह समूह जो एक ही स्पीशीज से संबंधित है। चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। खमीर एक उदाहरण है तो कवक का उदाहरण है खमीर। ईस्ट और मशरूम है तो फफूंद या कवक है। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है तो कवक। कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगने वाला विशिष्ट कवक जिसकी उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में वाणिज्यिक खेती की जाती तो गुच्छी का। यह वृक्ष एक कीट वर्ग के साथ अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है और वह एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है तो अंजीर है। जैव उर्वरक प्रवाल मूल, लाइकेन तथा कवक मूल में से वह जो कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य है तो कवक मूल माइकोराइजा। माइकोराइजा सहजीवी संबंध है तो कवक और पौधों के मध्य सहजीवी संबंध है माइकोराइजा। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है सहजीवी। वे जातियां जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं तो नाइडेरिया, कवक फंजाई और आदि जंतु प्रोटोजोआ। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म सहजीविता। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं शैवाल और कवक। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है वास्तव में सहजीवी साहचर्य है तो शैवाल और कवक के। स्यूडोमोनास शैवाल लाइकेन जिम्नोस्पर्म में से वह जो प्रदूषित जगह पर नहीं उगता है तो लाइकेन प्रदूषित जगह पर नहीं उगता है। प्रकृति में फर्न, लाइकेन, मांस और छत्रक मशरूम में से जिन जीवों के मृदाविहीन सतह पर जीवित पाए जाने की संभावना है तो लाइकेन और मॉस। आगे देखेंगे कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर कोशिका का दिया है, देखते हैं। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है कोशिका। नाभिक के अलावा कोशिका की जिस कोशिकांग में डीएनए होता है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। जिस कोशिकांग में डीएनए होता है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। सही कथन है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं विषाणु। आगे पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है किसके कारण कोशिका भित्ति के कारण। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है जबकि पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है तो पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती हैं जबकि प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती हैं। परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद राजधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी छोटी राजधानियां होती हैं। जैव कोशिका का वह भाग कोशिकांग जो कोशिका का पावर हाउस शक्ति स्रोत कहलाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। पीतपिंड कोशिकाओं की संगति है तो अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भूमिका किसकी है अंतःप्रदव्य जालिका और राइबोसोम की। लसिका कोशिकाएं बनती हैं तो तिल्ली, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा एवं लसिका ग्रंथियों में।
किस कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन प्रजनन में हिस्सा लेता है? आगे, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के बहुकोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं एपोप्टोसिस। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है तो केप्स चक्र है। सौर ऊर्जा का एटीपी में रूपांतरण होता है क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा का एटीपी में रूपांतरण होता है क्लोरोप्लास्ट में। सुमेलित है, देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण, एक सेकेंड। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में, खनिज उदग्रहण जीवद्रव्य कला में, श्वसन सूत्रकणिका में, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में। आगे आनुवंशिकता के बारे में पढ़ेंगे। आनुवंशिकता चैप्टर दिया है, देखते हैं। आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यातित वैज्ञानिक है तो ग्रेगर मेंडल है। आनुवंशिक विज्ञान जेनेटिक्स का जनक पिता माना जाता है तो जोहान ग्रेगर मेंडल को। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह था तो गार्डन प्री मटर का प्रयोग किया था उन्होंने। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत संबंधित है तो लैंगिक जनन पर संबंधित है। मेंडल का आनुवंशिकता सिद्धांत किस पे संबंधित है तो लैंगिक जनन पे। आगे, जीनोम चित्रण का संबंध है तो जीन्स के चित्रण से संबंधित है। जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं तो यह प्रायः सार्वत्रिक होता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। यह अनतिव्यायी, गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होता है। इनमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडॉन होता है। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं तो क्रोमोसोम द्वारा। निम्नलिखित कथन सही है, देखेंगे। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम संततियों के लिए सूचनाएं रक्षित रखते हैं। डीएनए की कार्यात्मक इकाई को जीन कहते हैं। जीन है डीएनए का एक भाग है। डीएनए के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं जीन। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं जीन। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है। साधारण मानव में गुणसूत्र होता है 46, 46 क्रोमोसोम्स या फिर 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं मानव में। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों क्रोमोसोम्स पेयर्स की संख्या 23। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। बंदर, चीता, तितली तथा छिपकली में से लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में उत्तरदायी है तो डीएनए। डीएनए की वह विशिष्टता जिसमें उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है तो 2 रज्जुकों की पूरकता। गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत दिया है तो सूटन एवं बावेरी ने। प्लॉमान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो बारबरा मैकक्लिंटॉक ने। एडेनिन, टायरोसिन, गुआनिन तथा साइटोसिन में से डीएनए में उपलब्ध वह यौगिक जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता है तो टायरोसिन एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा। डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज की गई थी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा। डीएनए की द्विकुंडली संरचना दी गई थी वाटसन तथा क्रिक द्वारा। डीएनए अणु डीएनए संरचना को सबसे पहले रेखांकित किया था डॉक्टर जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने। डीएनए की द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार प्रस्तावित किया था वाटसन तथा क्रिक ने। डीएनए को अंतःपात्र में बनाया था आर्थर कॉर्नबर्ग ने। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को जिस कार्य क्षेत्र में उनके कार्य के लिए जाना जाता है वह है आनुवंशिकी। सही सुमेलित है, देखेंगे। आनुवंशिकी में उपलब्धि और वैज्ञानिक का नाम। जीवाणुओं में पारक्रमण और संयुग्मन की खोज लैडरबर्ग एवं जिंडर ने किया है। यौन सहलिंग वंशागति की स्थापना मॉर्गन ने किया है। इकोलाई से डीएनए पॉलीमरेज का वियोजन कॉर्नबर्ग ने किया है। संपूर्ण आनुवंशिक कूट की स्थापना हरगोविंद खुराना ने किया है। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था खुराना ने।
राइबोजाइम्स होते हैं आरएनए अणु। आगे देखते हैं। कार्बन 14 समस्थानिकों का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले। एक्सरे तकनीक, कोयला खनक, रंगरेज और रंगसाज। उपयुक्त व्यवसाय में लगे व्यक्तियों जिन्हें अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। तो इसमें से जो लोग एक्सरे तकनीकज्ञ होते हैं उनको अपने डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा होता है। आगे देखते हैं। यूरिया 2,4-D स्टेप्टोसाइक्लिन तथा एजोला में से एक जैविक उर्वरक है। तो एजोला एक जैविक उर्वरक है। राइजोबियम, नीलहरी शैवाल, एजोला तथा वैस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा में से फास्फेटिक जैव उर्वरक है। तो वैस्कुलर, अर्बुस्कुलर तथा माइकोराइजा। पौधों के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप है तो नाइट्रेट। पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है तो एजोला। आगे सही सुमेलित है, देखेंगे। नीलहरी शैवाल जैव उर्वरक है। क्रायोसोपा माहो नियंत्रण है। बायो 902 सरसों का काइक्लोन। एजिटोबैक्टर जीवाणु है। गेहूं, चना, धान एवं सरसों में से वह फसल जिसमें नीलहरी शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं तो धान। बाजरा, गेहूं, मक्का एवं धान में से नीलहरी शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु किया जाता है तो धान का प्रयोग। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है एजोला। आगे एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है नीलहरी शैवाल के साथ मिलाने से। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है नीलहरी शैवाल। एजोला है एक जलीय फर्न। एजोला है एक जलीय फर्न। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ तथा विषाणु में से वह जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं तो साइनोबैक्टीरिया। चना, मटर, सेम तथा धान में से वह पौधा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है तो धान नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। कंपोस्ट के संदर्भ में सही कथन है तो गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए त्वरित कर देते हैं। लाल, भूरा, हरा तथा नील हरा शैवाल में से जो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है तो नीला हरा शैवाल जैविक नाइट्रोजन से संबंधित है। फसलोत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है तो उर्वरक की मात्रा का बार बार प्रयोग द्वारा, नाइट्रोजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा तथा नाइट्रोजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है तो राइजोबियम जैपोनिकम। आगे बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। जब बायोचार वृद्धिकारी माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। तो इसमें से तीनों सही है। 2,4-D है, एक खरपतवार नाशी है। 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। आगे मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान देखेंगे। कंकाल एवं मांसपेशीय तंत्र। कंकाल एवं मांसपेशीय तंत्र देखते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है तो जल से। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है 55 से 70%। मानव शरीर जिस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है वह है ऑक्सीजन का प्रतिशत। लौह, सोडियम, ऑक्सीजन एवं आयोडीन में से मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है तो ऑक्सीजन है। लोहा, सोडियम, फास्फोरस एवं कैल्शियम में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कैल्शियम। वयस्क मानव में होती है 206 अस्थियां। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है 206। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 206। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में। मनुष्य की खोपड़ी में होती हैं 28 अस्थियां। हाइयोइड सहित 29 अस्थियां। मैग्नीशियम क्लोराइड
कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट तथा सोडियम क्लोराइड में से वह लवण जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो कैल्शियम फास्फेट। मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं तो 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है, खोखली होती है। ऑस्टियोक्लास्ट से संबंधित है हड्डी के टूटने एवं पुनर्निर्माण से। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी है तो कूल्हे के जोड़ के प्रतिस्थापन से संबंधित है आर्थोप्लास्टी। आगे प्रत्यस्थ इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं स्नायु लिगामेंट। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं कार्टिलेज। मनुष्य के शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है 7। एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ पिविट को कहते हैं सिनोवियल जोड़। वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है पिवटल जोड़। दांतों में जमी परतें बनी रहती हैं भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त चरण नहीं होता। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है तो कैल्शियम और फास्फोरस की। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन तथा आयोडीन में से वह पौष्टिक तत्व जो अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है तो आयोडीन आवश्यक नहीं है। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं तो 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन तथा सीमेंटम में से हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है तो दंतवल्क, इनामेल जो है वो सबसे मजबूत है हमारे शरीर का। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। मांसपेशियां जोड़ों में काम करती हैं। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं। इनमें से वह कथन जो गलत है तो मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है तो स्टेपेडियस। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं तो जबड़े में। सही सुमेलित है देखेंगे। उरोस्थि, स्टर्नम, जत्रुक, कॉलरबोन, क्लेविकल, जानुफलक, नी कैप, पटेला, स्कंद फलक, शोल्डर ब्लेड, स्कैपुला। आगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है तो छोटी आंत में। निम्नलिखित में से वे जो जीभ के स्वाद नहीं है तो मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खज और तीखा। इसमें से जीभ का स्वाद कौन कौन सा नहीं है तो 4 मसालेदार जीभ का स्वाद नहीं है और तीखा जीभ का स्वाद नहीं है। बाकी मीठा, कड़वा, नमकीन, उमामी और खज होता है। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है तो पीछे का भाग। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट में से मनुष्य की मुख गुहा बक्कल कैविटी में पाचन प्रारंभ होता है तो कार्बोहाइड्रेट का। स्टार्च, प्रोटीन, रेशे, वसा में से जिसके पाचन में लार सहयोग करती है तो स्टार्च। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण यकृत 2 महत्वपूर्ण पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है तो पहला सही है लेकिन कारण इसका गलत दिया हुआ है। एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। एंजाइम मूलतः एक प्रोटीन है। अधिकतर एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन होते हैं। जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज तथा डायस्टेज में से वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है तो जाइमेज। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है तो एंजाइम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है तो आमाशय में। वह अम्ल जो पेट से स्रावित होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से जिसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है तो यूरिया। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है तो देखेंगे पित्त अम्ल और लाइपेज। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय। मानव तंत्र में ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टायलिन एवं पेप्सिन में से पाचक एंजाइम नहीं है तो गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं है। गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है तो आमाशय में प्रारंभ होता है प्रोटीन का पाचन। कथन हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है ये गलत है।
कारण अग्नाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत से जोड़ा जाता है, तो ये सही है। यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन एवं प्रोटीएज में से प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो ट्रिप्सिन। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, तो एमाइलेज। एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तन में। मानव शरीर में पुच्छ संलग्न होता है, तो बृहदांत्र से। किससे लगा होता है पुच्छ? तो पुच्छ लगा होता है बृहदांत्र से। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही ह्रासमान क्रम है, तो शेषरांत, मध्यांत और ग्रहणी। एंजाइम तथा उसके कार्यों का सही जोड़ा है, तो इकोलाई प्रतिबंधित डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए। इकोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस सेकेंड डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए। प्रोटीन स्टार्च एवं रेशे में से लार की सहायता से पच जाता है, तो स्टार्च। शर्करा, प्रोटीन, लिपिड, वसा एवं न्यूक्लिक अम्लों में से जिस रासायनिक ग्रुप से सेल्यूलोज संबंधित है, तो शर्करा। अभिकथन है मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है, तो सही तो दोनों है, लेकिन इस कथन का ये कथन स्पष्टीकरण सही नहीं दिया है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो यकृत में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। प्लीहा, अग्नाशय, अपेंडिक्स और पित्ताशय अंगों में से पित्त का संचय होता है, तो पित्ताशय में। शरीर के जिस भाग में पित्त का निर्माण होता है यकृत। शरीर के जिस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो यकृत में। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन प्रभावित करता है, तो वसा का। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन करता है, वसा का प्रभावित करता है, वसा का। आहार नाल वह भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है, छोटी आंत्र। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जिसकी विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होने वाले क्षारीय रस को पूर्णपाचक रस कहा जाता है, तो अग्नाशय। अग्नाशय। सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। HCl की गैर मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सिक्रेटिन उत्पन्न होती है। वसी अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंट्रोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। इसमें कौन सा कथन सही है, तो दोनों सही है। पेप्सिन, लैक्टेज, यूरिएज एवं जाइमेज में से वह एंजाइम जो प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है, तो पेप्सिन है। सुमेलित है, देखेंगे। टायलिन स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, रेनिन रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलता है, ऑक्सीटोसिन मसृण पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है। आगे सही सुमेलित है, देखेंगे। विटामिन, कैरोटीन, एंजाइम, पेप्सिन, हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन, प्रोटीन, केरेटिन। सही सुमेलन है, देखेंगे। द्राक्ष शर्करा, ग्लूकोज, फल शर्करा, फ्रक्टोज, दुग्ध शर्करा, लैक्टोज, चीनी, सुक्रोज, स्टीविया, प्राकृतिक स्वीटनर। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12। एक मिनट, ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। तो हम लोग पहले पार्ट में यहीं तक देखेंगे। अगला विटामिन एवं पोषण अगले वीडियो में आएगा। तब तक आप लोग अच्छे से अपना रिवीजन कीजिए।